हेलो एवरीवन, आई होप। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आज के जो करंट अफेयर हैं उस पर जो एमसीक्यूज़ बनेंगे उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पे हर एक टॉपिक को जो भी एमसीक्यूज़ बने हैं, जो द हिंदू या पीआईबी में या इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आए हुए हैं वहाँ से बने हुए हैं और उसका डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे किया जाएगा। स्टैटिक लिंकेजेस भी यहाँ पे उसका दिया जाएगा। अभी आप एक एमसीक्यू देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। यूपीएससी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे ही क्वेश्चंस, वैसे टॉपिक को सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ चुका है। जैसे आप ये पहला एमसीक्यू आप देख रहे होंगे जो बात कर रहा है किसके बारे में, घड़ियाल की जो ट्रैफिकिंग है उससे संबंधित। तो घड़ियाल पे यूपीएससी ने ऑलरेडी एमसीक्यू वैसे ही पीवाईक्यू पूछ चुका है। पहला जो एमसीक्यू बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट घड़ियाल ट्रैफिकिंग इन चंबल इज आर करेक्ट। तो चंबल में जो घड़ियाल पाए जाते हैं उनकी ट्रैफिकिंग के बारे में बताना है। तो पहला फैक्ट तो आपको यही पता चलेगा कि चंबल में आखिर घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल रिवर है जो मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश के इंदौर के जना पाव से निकलती है। तो यहाँ पे जो घड़ियालें पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच बॉर्डर भी बनाती है चंबल रिवर। तो कुछ चंबल रिवर एक तो फैक्ट हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरा आते हैं मेन क्वेश्चन पे, घड़ियाल आर लिस्टेड इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन। तो आईयूसीएन की एक कैटेगरी है ना, आईयूसीएन का मुख्यालय ग्लैंड में है और उसमें 9 कैटेगरी यहाँ पे दी जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, ये कैटेगरी दी गई है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ, ये तीनों जो कैटेगरी इसमें कंजर्वेशन का मेन एफर्ट डाला जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको दिख रही है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर जो गंभीरता है या सीरियसनेस है वो बढ़ती जाती है और इसके बाद सीधे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं वाइल्ड लाइफ से। ये कैटेगरी कम खतरनाक है, नियर थ्रेटेन लिस्ट कंसर्न, ठीक है। या डाटा डिफिशियंसी जिसका आंकड़ा नहीं होता, जिसका इवेल्युएट नहीं किया जाता, ऐसी 9 कैटेगरी आईयूसीएन पब्लिश करता है। अब इसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है आईयूसीएन कि जो घड़ियाल है ना, वो आईयूसीएन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करना है, पाया जाता नहीं पाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड नो लीगल प्रोटेक्शन टू टर्टल। अब ऐसा क्या हो सकता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कोई जीव हो और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसको प्रोविजन ना करे? तो ऐसा गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसको शेड्यूल 1 में रखता है और हाईली प्रोटेक्टेड है ये घड़ियाल। तीसरा, चंबल रिवर इज मेजर नेचुरल हैबिटेट फॉर घड़ियाल। तो ये बात सही है, बट नेचुरल चंबल जो रिवर है वो घड़ियाल के लिए नेचुरल हैबिटेट है। अब कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट आपने कर दिया तो ऑब्वियस है कि पहला आंसर आपका आ गया। लेकिन क्या इतना ही आपको जानना है? नहीं, आगे भी जानना है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे घड़ियाल के बारे में, ये घड़ियाल है जिसको गैवेलियस गैंगेटिकस जी बहुत बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान के एरिया में ज़्यादातर ये पाया जाता है। साथ ही कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट, जैसे सोन नदी के बारे में आपको पता होगा, गंडक रिवर है ना। इसके अलावा जो हुगली है, घाघरा रिवर में भी ये पाया जाता है। हालांकि अगर आप देखोगे कई देशों से विलुप्त भी हो चुका है। आईयूसीएन में इसकी कैटेगरी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और साइट्स एक ऐसी संस्था है जो इलीगल ट्रेड को रोकती है जीव जंतुओं के, है ना। तो उसमें 3 अपेंडिक्स उसकी होती है। तो अपेंडिक्स 1 उसकी हाईली वल्नरेबल के लिए होती है, जहाँ की सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उसकी अपेंडिक्स 1 में होता है। वहीं सीएमएस भी एक संस्था है, सीएमएस के भी शेड्यूल 1 में ये आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सारे शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, साइट्स में, सीएमएस में, सभी के शेड्यूल में ये है। अब ये समस्या इसके लिए बहुत सारी है, जो इलीगल पोचिंग है, बांध है, जो प्रदूषण है, सैंड माइनिंग है, ये सारे चैलेंजेस इसके लिए होते हैं। अब इसके लिए सरकार ने 1975 में प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है उसको भी सरकार ने चलाया था 1975 में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अभी भी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। दूसरा हम अगर देखेंगे यहाँ पर ये जो है क्रोकोडाइलस पल्ट्रूटिस इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आप देखो तो ये भी इसकी खासियत क्या है कि ये भूटान से और म्यांमार से विलुप्त हो चुका है, ऑलरेडी ये गायब हो चुका है। लेकिन आईयूसीएन किस कैटेगरी में आता है? वल्नरेबल कैटेगरी में आईयूसीएन की आता है, सुभेद्य कैटेगरी में आता है। लेकिन साइट्स और डब्ल्यूपी के शेड्यूल 1 में ही आता है। नेचुरल हैबिटेट जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से इसको भी समस्या हुई है। तो आप देखोगे कि जो ये, मगर ये सिर्फ क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। वहीं अगर आप देखोगे इसे क्रोकोडाइलस पोरोसस ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखनी है। साउथ ईस्ट एशिया में पूरे में ये पाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बात आपने रखी। जो भारत सरकार ने 1975 में प्रोजेक्ट चलाया था वो तीनों ही मगरमच्छ के प्रोटेक्शन के लिए चलाया था, किसी स्पेसिफिक किसी एक के लिए सरकार ने नहीं चलाया था। अगर हम बात करें, एक और न्यूज़ में क्या था कि जो भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, ये एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पे तीनों टाइप के जो क्रोकोडाइल है वो
पाए जाते हैं। और एक और फैक्ट आप जान लो कि 17 जून को क्रोकोडाइल डे भी मनाया जाता है, खास तौर पे जो अवेयरनेस है क्रोकोडाइल को लेके उसको चलाने के लिए। अब भितरकनिका का भी जो पार्ट केंद्रापाड़ा वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। और महानदी बेसिन इसके लिए बहुत अच्छी साइट है जो यहीं भितरकनिका में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इसके बारे में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वन हेल्थ अप्रोच मेंशन इन द निपाह रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। निपाह के बारे में हमने ऑलरेडी कल देखा था, तो जो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, बार बार उसको डिस्कस करने से टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, वन हेल्थ जो अप्रोच होती है वो बात करती है ह्यूमन के, एनिमल के, इन्वायरमेंट के, सभी को लेके कॉम्प्रिहेंसिव एक हेल्थ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसे कहा जाता है वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच इसे कहा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बात करें किसके बारे में, इंडिया रिसेंटली कंट्रीब्यूट CIMM-BY-T ऑपरेशन। CIMM-BY-T इज बेस्ट नोन फॉर इट्स वर्क इन CIMM-BY-T को जो भारत है उसने क्या किया, अभी कंट्रीब्यूशन दिया है मॉनेटरी टर्म्स में, वो किस बारे में, किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, लेकिन सही इसका क्या है, मैजे एंड वीट इम्प्रूवमेंट रिसर्च के लिए। तो जो मैजे और वीट इम्प्रूवमेंट रिसर्च के लिए ये जो संस्था है ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मैक्सिको में। मैक्सिको में ये लोकेटेड है। और जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था उसमें भी इसका कहीं ना कहीं योगदान था उसी टाइम से, ठीक है। और भारत भी कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन को 1968 के टाइम पे ही बेनिफिट उठाया है। और भारत में अगर आपने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन का, और उनका इस क्षेत्र में काफ़ी नाम जाना जाता है। अब इसको क्या हो, तो पहले USAID संस्था इसको फंड कर रही थी, लेकिन अभी हाल में क्या किया, USAID ने इसको फंडिंग देनी बंद कर दी। तो उसके बाद भारत को यहाँ पे लगा, भारत से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है CIMM-BY-T को, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। इस तरह से कुछ और जैसे संस्थाएं हैं जैसे इंपॉर्टेंट है जो ग्लोबली एग्रीकल्चर को लेके रिसर्च करती हैं। जैसे अगर आप देखो एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके एक संस्था है ICRAF एक संस्था है, वो काम करती है। वहीं RRI के बारे में आपने सुना होगा, जो हाइब्रिड राइस होता है उसको लेकर रिसर्च करती है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में है, ठीक है। इसके अलावा भारत में अगर आप देखो मरीन बायोटेक्नोलॉजी को लेकर NIOT है, वो वर्क करती है। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएँ काम यहाँ पे करती रहती हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। बात कर रहा है विद द रेफरेंस टू द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। आपने एडिटोरियल में पढ़ा भी होगा, इस पे MCQ हम डिस्कस करते हैं। रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत ने CCTS जो स्कीम है उसे लॉन्च किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना है। पहला, इट इज़ द मैंडेटरी फॉर ऑल एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर टू रिड्यूस एब्सोल्यूट इमिशन अंडर द CCTS। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इंटेंसिटी बेस्ड अप्रोच अपनाई गई है, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट, और ये काफ़ी स्ट्रीम स्टेटमेंट दिख रहा है। और UPSC में स्ट्रीम स्टेटमेंट जो होता है चांसेस होते हैं कि वो गलत होगा। तो ऑल एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर के लिए नहीं है, बेसिकली सेक्टर के लिए है, लेकिन अलग अलग अप्रोच है। जैसे कार्बन क्रेडिट की सुविधा यहाँ पे मिलती है, जिसको मैं अभी बताऊँगा। यहाँ पे आप देख लो कि स्ट्रीम स्टेटमेंट है, और यहाँ पे पर्पस तो है कि जो इमिशन उसको कम करना है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, द स्कीम फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवार्डिंग एंटिटीज फॉर एक्सीडिंग एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट। ये जो योजना है, जो भी संस्थाएं जो बेहतर काम कर रही हैं उसको अवार्ड करती है। तीसरा, CCTS अलाइन विद द PAT परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड स्कीम मॉडल। अब ये सारा देखिए परफॉर्म अचीवमेंट सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब अगर आप बात करो कार्बन क्रेडिट के बारे में, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि जुलाई 2023 में भारत सरकार ने CCTS एक को बेसिकली स्टार्ट किया था, और उसका पर्पज़ ये था कि भारत का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन उसको कम करना, और नेट जीरो जो टारगेट हमारा 2070 तक का जो पंचामृत कॉन्सेप्ट में हमने ग्लासगो में लिया था मोदी जी ने, उसको यहाँ पे कम करना पर्पज़ है। ये सारे पर्पज़ हो गए। और उसमें NDC टारगेट होता है, हर एक देश का कार्बन का कमी करने के लिए टारगेट होता है, तो भारत का NDC होता है। तो भारत की जो NDC फुलफिलमेंट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो CCTS स्कीम थी उसमें बेसिकली ये बात की गई कि कार्बन क्रेडिट ट्रेड स्कीम होनी चाहिए। कुछ संस्थाएं, कुछ उद्योग, कुछ ऐसी लोकेशंस ऐसी होती हैं जो कार्बन को इमिशन बहुत कम करती हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाती हैं, जिससे उनके पास कार्बन क्रेडिट होता है। मतलब उन्हें 100 यूनिट कार्बन उत्सर्जन करने की क्षमता उनके लिए अलॉट किया गया है, लेकिन वो 80 ही कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, तो 30 उनके पास एक्स्ट्रा है जिसको वो सेल कर सकें, ऐसी यूनिट को सेल कर सकें, ऐसी संस्था को सेल कर सकें जो ज़्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं। इसे कार्बन क्रेडिट बेसिकली बोला जाता है। अब उसमें 8 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया था कार्बन ट्रेडिंग स्कीम में, जिसमें स्टील था, सीमेंट था, एल्यूमिनियम था, तो ये बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे थे। अब इसी तरह से परफॉर्म अचीवमेंट ट्रेड सिस्टम भी काम करता है।
तो ये इसका मैकेनिज्म इसी तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पज़ क्या है कि जो भी कम इमिशन करेगा उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, उस कार्बन क्रेडिट को सर्टिफिकेट है, जैसे मान के चलिए आपकी संस्था है, संस्था ने कार्बन क्रेडिट बनाया 100 रुपये का, इसको आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी और को जिसका जो अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाता है, तो उनको उनके लिए सुविधा हो जाएगी, ठीक है। अब इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी पर्यावरण मंत्रालय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और उसके माध्यम से लागू किया जाएगा। अब ये जो ट्रेड होता है ना, एक प्लेटफॉर्म में होता है, ऐसे रैंडमली ट्रेड नहीं होता। IEX प्लेटफॉर्म है इसके लिए, PXIL प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेडिंग स्कीम के माध्यम से इसको ट्रेड किया जा सकता है कार्बन क्रेडिट को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका सही क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे गलत है तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका सही होगा, ओके। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, हर एक देश में यहाँ पे काम करते हैं और ये टारगेट है भारत का अपने लिए 2070 तक का नेट जीरो का टारगेट। COP26 जो हुआ था कहाँ पे, ग्लासगो में हुआ था, भारत ने यहाँ पे टारगेट लिया था। कॉप किसका था, UNFCCC का था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 1992 में अर्थ समिट के बाद इस्टेब्लिश की गई थी और जिससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा सा आपने यहाँ पे इसके बारे में देख लिया। आगे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली रिपीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन इंडिया। तो जो बेरोजगारी का ट्रेंड है उसके संबंध में आपको यहाँ पे बताना है क्या सही होगा क्या गलत होगा इसके बारे में। अब अगर आप बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के, अगर ओवर 90% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया स्टिल इनफॉर्मल, तो अगर आप बात करो 90% जो रोजगार है इनफॉर्मल सेक्टर मतलब ऐसी संस्थाओं में काम करना, ऐसे रोजगार को अपनाना जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ना हो, हेल्थ इंश्योरेंस ना हो, PF ना करता हो। तो बेसिकली 90% भारत में अभी भी ऐसी संस्थाओं पे ही लोग काम कर रहे हैं, ये बात एकदम सही है। इसमें ज़्यादातर स्टार्टअप्स होते हैं। सपोज करिए आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, अरे सपोज करिए किसी ने होटल खोल लिया, अब होटल में उसने कर्मचारी रख लिए, तो ज़्यादातर इसी तरह के छोटे छोटे जो काम हैं वो लोग भारत में करते हैं और 90% इसी तरह के इनफॉर्मल भारत में काम है। तो ये स्टेटमेंट एकदम से भारत में ये सही है। दूसरा, India has the highest youth population in the world, yet show high level of underemployment among graduates. भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं लेकिन बेरोजगारी अगर देखें ज़्यादा है भारत में, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे सही, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि जो एम्प्लॉयमेंट जो 60 से 70 करोड़ के आसपास रोजगार युवा हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये बात यहाँ पे सही है। अब जो रोजगार भी हैं वो लो क्वालिटी के रोजगार हैं, किसी कैपेबिलिटी के हिसाब से रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, कम के। अब 12th पास है वो मनरेगा में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको काम नहीं मिल रहा है, ये जो बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर के बीच आपको फर्क पता होगा। फॉर्मल सेक्टर में बेसिकली जो EPFO है, ESI है, डाटा से पता चलता है कि फॉर्मल सेक्टर में कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई। तीसरा, द EPFO एनरोलमेंट डाटा अलोन इज रिलायबल इंडिकेटर फॉर जॉब क्वालिटी इन इंडिया। EPFO का जो डाटा है नौकरी की गुणवत्ता के लिए विश्वसनीय संकेतक है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं माना गया, आर्टिकल माना गया कि देखिए, और जो आर्टिकल के अनुसार तो ऐसा बोला जा रहा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है कम हुई है भारत में, लेकिन रियल ग्राउंड में ऐसा नहीं दिखता, ये बेसिकली कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि और भी जो इंडिकेटर है उनका भी रोल यहाँ पे हो जाता है। जैसे अगर आपने सुना होगा PLFS के बारे में, आपने देखा होगा कुछ इंडिकेटर, जैसे आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे PLFS है, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, NSO पब्लिश करता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत एक बॉडी है। ये जो मतलब आपको देखो 3 माह में और एनुअली ये क्या करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब इसके बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन रेशियो भी बताओ, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो बताता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो भी बताता है, LFPR जिसे कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बताता है, ठीक है ना। तो उससे भी हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। दूसरा, EUS एक सर्वे होता है लेबर ब्यूरो का, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो का, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करता है। इसके अलावा कुछ और संस्थान जैसे CMIE, अब ये सब आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन करना हो तो इस किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन उठाओ, उसका डाटा कोड करो, मेंस का आंसर स्टार्ट कर दो। तो वो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये भी क्या करती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट उसका डाटा यहाँ पे देती है। साथ ही अगर आप देखो EPFO पेरोल डाटा मिलता है, तो बहुत सारा इस तरह का डाटा यहाँ पे प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, सही आंसर यहाँ पे ये होगा, तीसरा एलिमिनेट कर दोगे तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन द कंटेक्स्ट जूनोटिक डिसीज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पे जूनोटिक डिसीज के संबंध में, अगर आप देखो यहाँ पे तो निपाह वायरस, फ्रूट बैट्स वायरस है, ये केवल करेक्ट यहाँ पे मैच कर रहा है, बाकी जो ऑप्शन इसके यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे, तो ओनली A विल बी द राइट
और बी और सी और डी इसके मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी सी डी नहीं हो, केवल ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। डेली हम ऐसे अच्छे MCQs लेके आएंगे और उसको डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सभी लोगों से शेयर करें जिसमें और लोगों का भी भला हो, ऑब्वियस है।